हेलो, मेरा नाम है गौरव। लास्ट लेक्चर में हम नो लोड ट्रांसफार्मर का बिहेवियर और फेजर डायग्राम देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर या रियल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जब आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ा था तो हमने देखा था कि किसी भी ट्रांसफार्मर को हम आइडियल ट्रांसफार्मर तब बोल सकते हैं जब उसकी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो, और उसकी परमिबिलिटी कितनी हो, इन्फिनिटी हो। इसका मीन्स उसमें कोई भी लॉसेस नहीं हो और कोई भी लीकेज फ्लक्स भी नहीं होगा किसी भी आइडियल ट्रांसफार्मर में। अभी हम पढ़ने वाले हैं रियल ट्रांसफार्मर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको आराम से इजीली समझ में आएगा, आप आराम से इसको एग्जाम में लिख के आएंगे, आप देखते जाइएगा। देखिए, जैसे ही हम इसमें सोर्स कनेक्ट कर देंगे, इस सोर्स की मैं वोल्टेज मान लेता हूं V1। तो जैसे ही आपने सोर्स यहां से कनेक्ट किया तो इस प्राइमरी वाइंडिंग में एक I1 करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, प्राइमरी वाइंडिंग करंट। अब देखिए, जब इस प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें कोर में एक फ्लक्स फ्लो होना स्टार्ट होगा। ये फ्लक्स जब सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में एक EMF इंड्यूस्ड होगी जिसको मैं E2 बोल देता हूं, जिसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में एक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। देखिए, अभी मैंने उस करंट की डायरेक्शन यहां नहीं लिखी है, सेम प्राइमरी वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस्ड होगा उसकी भी पोलैरिटी मैंने मार्क नहीं की है। अब आप सुन लीजिए, इस E1 की पोलैरिटी या E2 की पोलैरिटी हम इस प्रकार लेंगे कि वो इस V1 का अपोज नहीं करे, क्योंकि हमें अपोजिशन सर्किट में नहीं दिखाना। हम अपोजिशन कहां दिखाएंगे, इक्वेशन में। ठीक है, जब अपोजिशन हम इक्वेशन में दिखाएंगे तो हमने क्या देखा था, जो इंड्यूस्ड EMF है वो फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है। ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगर जिसको जो डायरेक्ट अगर ये लेक्चर देख रहा हो तो इससे पहले लेक्चर देख ले, जहां पे हमने इंड्यूस्ड EMF, एक लेक्चर है इंड्यूस्ड EMF ऑफ ट्रांसफार्मर, EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, तो पहले आप उसको देखिएगा। तो चलिए देखो, अगर V1 में देखिए यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, जिसकी वजह से करंट इस डायरेक्शन में, ठीक है, किसी टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे। तो E1 में अगर अपोजिशन नहीं है, E1 अगर V1 के अपोजिशन में नहीं है, इसका मीन्स यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। इसका मीन्स इस E1 से निकलने वाली करंट भी I1 की डायरेक्शन में होगी। सेम अब देखिए, E2 की डायरेक्शन हम कैसे लेंगे, हम पहले सीख चुके हैं। फाई फ्लक्स, मेन फ्लक्स इस डायरेक्शन में है। इसका मीन्स इस वाइंडिंग में आने वाली करंट की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो भी मेन फ्लक्स की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हम अपोजिशन नहीं दिखा रहे हैं। अगर ये इसी डायरेक्शन में है, राइट हैंड ग्रिप रूल लगाइए, फ्लक्स इस डायरेक्शन में है तो करंट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो करंट इस डायरेक्शन में होगा ऐसे। ठीक है, तो करंट इस डायरेक्शन में होगा, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। इसका मीन्स देखिए, यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आएगा, और E2 में भी देखिए यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, क्योंकि प्लस से करंट बाहर निकलता है। और लोड में देखिए, जहाँ से करंट एंटर करेगा वहाँ हम क्या लगाएंगे, प्लस, और जहाँ से करंट बाहर निकलेगा वहाँ माइनस। तो ये हमने पोलैरिटी मार्क कर ली। ठीक है, और डिटेल में आपको पढ़ना है तो इसका मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, वहां से आप पढ़िएगा, आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये फ्लक्स आ गया फाई। अब देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जब ये I1 करंट इस प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो करेगा, जिसकी वजह से इस प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स आएगा। हम ये मान लेते हैं इस प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स आया वो फ्लक्स आया φ1। इस φ1 फ्लक्स में से पूरा फ्लक्स इस कोर के साथ में लिंक नहीं करेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये कोर है, इस कोर पे हमने वाइंडिंग को लपेटा हुआ है, तो वाइंडिंग में करंट होगा और उसमें फ्लक्स होगा, संबद्ध फ्लक्स। वो फ्लक्स पूरा का पूरा फ्लक्स कोर से लिंक नहीं करेगा। कुछ फ्लक्स ऐसा होगा जो एयर में से लीक कर जाएगा। इसका मीन्स इस φ1 फ्लक्स में से कुछ फ्लक्स ऐसा होगा जो इस कोर में से नहीं जाएगा। इसका मीन्स वो लीकेज फ्लक्स को हम बोल देते हैं φ1L। क्या बोल देते हैं, φ1L। तो ये φ1L कितना होगा, φ1 माइनस के φ। इसका मीन्स टोटल फ्लक्स जो इस वाइंडिंग में है, प्राइमरी वाइंडिंग में, वो φ1 है। इसमें से φ फ्लक्स तो कोर तक पहुंचेगा। ठीक है, φ फ्लक्स कोर तक पहुंचेगा, बचा हुआ फ्लक्स एयर में लीक कर जाएगा। इसका मतलब उस फ्लक्स को हम क्या बोल देंगे, लीकेज फ्लक्स। तो ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज फ्लक्स। तो प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स।
ठीक है, तो लीकेज फ्लक्स इसको बोलेंगे। तो कोई अगर आपसे पूछे लीकेज फ्लक्स क्या होगा, ऐसा फ्लक्स जो केवल एक ही वाइंडिंग में होता है, जो दूसरी वाइंडिंग से लिंक नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। जैसे कि देखिए इस ∅1 फ्लक्स में से ∅ फ्लक्स इस कोर से जाता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा। क्या करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा। इसका मतलब ये ∅1L फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में तो होगा, लेकिन ये सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक नहीं करेगा। इसको बोलेंगे हम प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स। ठीक है, अब देखिए हम ये जानते हैं संबद्ध फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में जो लीकेज वाला है, तो N1 ∅1L इसकी अगर मैं बात करूं तो ये किस पे डिपेंड करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग के करंट पे, क्योंकि ये लीकेज फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग के करंट पे। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा इस प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगा, फ्लक्स होगा, और उतना ही ज्यादा प्राइमरी वाइंडिंग में लीकेज फ्लक्स भी होगा। अब देखिए इसके बाद में अगर मुझे इसको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, देखो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को मैं हटा दूं तो देखिए N1 ∅1L बराबर, जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम यहाँ से हटाते हैं तो क्या आ जाता है, इंडक्टेंस। तो इसको लिखेंगे हम L1 I1। इस L1 को हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज इंडक्टेंस। देखिए ये L1 किसकी वजह से आया है, इस I1 करंट की वजह से। इसका मतलब इस L1 इंडक्टेंस में I1 करंट फ्लो करेगा। अब अगर इस L1 में मैं अगर 2πf का, अगर इस L1 में अगर 2πf का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं तो हमको क्या मिल जाएगा, रिएक्टेंस। इस X1 को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस। ऐसे ही देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट कितना है, सेकेंडरी वाइंडिंग में है करंट कितना आ जाएगा, I2, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से लोड में करंट फ्लो होगा I2। इस I2 की वजह से हमने मान लिया इस सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स आ जाता है ∅2। कितना फ्लक्स आ जाता है, ∅2। अब देखिए ये पूरा ∅2 फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग के साथ लिंक नहीं करेगा। इसमें से कुछ फ्लक्स क्या करेगा, एयर में लीक कर जाएगा। उस लीकेज फ्लक्स को हम डिनोट कर देते हैं ∅2L से। तो ये है सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज फ्लक्स जो प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक नहीं कर पाएगा। अब इसी की तरह देखिए सेम टू सेम अगर मैं ∅2L की बात करूं तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, I2 करंट पे। जितना ज्यादा सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट होगा उतना ही ज्यादा सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स होगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग का फ्लक्स। इसका मींस सेकेंडरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो I2 करंट पे डिपेंड करेगा। संबद्ध फ्लक्स की बात करें या लिंकेज फ्लक्स की बात करें तो हम N2 का इसमें मल्टीप्लाई और कर देंगे। इसका मींस लिंकेज फ्लक्स जो होगा वो I2 पे डिपेंड करेगा। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इंडक्टेंस। इसको हम बोलेंगे L2। क्या बोलेंगे हम, L2। तो ये यहाँ पे होता है सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज इंडक्टेंस। क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज इंडक्टेंस। अगर इसमें मैं अगर 2πf का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा X2। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस। सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस। देखो ये X2 या L2 किसकी वजह से आ रहा है, I2 की वजह से। इसका मींस इस L2 में I2 करंट फ्लो करेगा। समझ आ गई बात यहां तक। चलिए एक बार मैं क्विक रिवाइज कर देता हूं, हमने क्या पढ़ लिया। प्राइमरी वाइंडिंग में जब करंट फ्लो होगा तो प्राइमरी वाइंडिंग में ∅1 फ्लक्स आएगा, लेकिन ये पूरा फ्लक्स कोर में नहीं जाएगा। इसका मींस ये पूरा फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक नहीं करेगा। कुछ फ्लक्स ऐसा होगा जो लीकेज फ्लक्स होगा। उस लीकेज फ्लक्स की वजह से क्या होगा, उस लीकेज फ्लक्स की वजह से एक इंडक्टेंस आएगा जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज इंडक्टेंस। ऐसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग में भी लीकेज इंडक्टेंस होगा। ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का जो लीकेज इंडक्टेंस होगा उसमें I1 करंट फ्लो करेगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो लीकेज इंडक्टेंस होगा उसमें I2 करंट फ्लो करेगा। यहां तक समझ आ गई। अब देखिए हम आगे चलते हैं। तो हमने इंडक्टेंस सीख लिया। अभी इंडक्टेंस कैसे प्राइमरी वाइंडिंग में होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में होता है। अब देखिए आप प्राइमरी वाइंडिंग में जो हमने कॉइल ली हुई है वो कॉपर की कॉइल होती है।
इस कॉपर की कॉइल का, इस प्राइमरी वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो हम ये मान के चल लेते हैं प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है R1। इस R1 में इसका मीन्स इस प्राइमरी वाइंडिंग में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो करेगा। समझ आ गया यहाँ तक बात। ऐसे ही देखो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो वो रेजिस्टेंस कितना होगा, R2 रेजिस्टेंस। इस R2 रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा, I2 करंट फ्लो करेगा। करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अब देखिए क्या हो रहा है, एक बार मैं मिटा लेता हूं यहां से। देखिए अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, यहां से हटा रहा हूं, इस स्पेस की मुझे जरूरत पड़ेगी। अब देखिए मैं यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको एक बार, और यहां से भी मिटा लेता हूं। अब देखो अगर इस ट्रांसफार्मर में मैं R1 को और L1 को दिखाना चाहूं तो हम कैसे दिखाएंगे। देखो इस R1 में करंट फ्लो करेगी I1 और L1 में भी करंट फ्लो करेगी I1। इसका मीन्स क्या हुआ, जब R1 और L1 दोनों में ही I1 करंट फ्लो कर रही है, इसका मीन्स ये है दोनों किस में होंगे, सीरीज में। क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होती है, सेम होती है। इसका मीन्स R1 और L1 इन दोनों को हम किस में कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं बोलूंगा R1 और इसको मैं बोलूंगा X1। समझ आ गया यहां तक बात। अच्छा एक चीज और देखिएगा, जो रिएक्टेंस होता है ना, तो रिएक्टेंस में जब हम रिएक्टेंस को दिखाते हैं, ठीक है, तो उसके साथ हम J लगा देते हैं। J मीन्स J फैक्टर। J फैक्टर क्या दिखाता है, J फैक्टर ये दिखाता है कि उसमें वो 90 डिग्री क्या है, लीड करेगा। J का मतलब क्या होता है, प्लस 90 डिग्री। ठीक है, ये आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता होगा। J का मतलब होता है 90 डिग्री प्लस में। ठीक है, तो हम रिएक्टेंस के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, J। जब कभी मैं इसमें बेसिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां हम सीखेंगे कि क्यों रिएक्टेंस के साथ हम J लगाते हैं। अभी के लिए आप देख लीजिएगा। ऐसे ही देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस कितना है, R2, जिसमें I2 करंट फ्लो करेगा। ऐसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग में इंडक्टेंस कितना था, L2, और उसमें भी करंट कितना फ्लो करेगा, I2। इसका मीन्स सेकेंडरी वाइंडिंग में R2 और L2 को हम किस में कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज में। क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। इसका मीन्स R2 और L2 इन दोनों को हम किस में कनेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों को हम कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको। ये करंट कौन सा है, I2 करंट है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात आपको। इस तरीके के ट्रांसफार्मर को, ये जो डिजाइन अभी आई है ट्रांसफार्मर की, इसको हम बोलते हैं सेमी आइडियल। क्या बोलते हैं, सेमी आइडियल ट्रांसफार्मर। क्योंकि हमने क्या किया अभी, इस वाइंडिंग में से लीकेज इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस उसको हमने क्या कर लिया, हटा लिया। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर कैसा है, सेमी आइडियल ट्रांसफार्मर। देखो अब यहां तक समझ आ गया। अब इससे आगे हम देखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखिए जब हमने नो लोड ट्रांसफार्मर पढ़ा था, अभी लास्ट लेक्चर में हमने नो लोड ट्रांसफार्मर पढ़ा था। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसको पढ़िए, उसके बाद में आप ये लेक्चर देखिएगा, नहीं तो आपको ये थोड़ा कम समझ में आएगा। तो देखो हमने वहां देखा था कि आई नॉट करंट जो नो लोड के केस में आती थी, तो ये जो आई नॉट करंट होती थी इसके दो पार्ट होते थे। एक आई एम होता था जिसकी वजह से फ्लक्स आता था, और एक होता था आई सी जो कोर लॉस के लिए होता था, जिसको हम कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट बोलते थे। ये आई एम फ्लो होता था किसमें, एक्स एम में फ्लो होता था, और आई सी फ्लो करेगा आर सी में। ठीक है, ये हमने देख लिया था। आई एम फ्लो करेगा एक्स एम में और आई सी फ्लो करेगा आर सी में। इसको मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। देखो आई एम करंट जो फ्लो करता है इसकी वजह से क्या आता है, मेन फ्लक्स, जिसको हम फाई दिखा रहे हैं ना, ये मेन फ्लक्स इसी की वजह से आएगा। और अगर हम उसकी बात करें तो हम इसमें नंबर ऑफ टर्न्स और लगा देंगे, और जब यहां से हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इंडक्टेंस। इसको बोलते हैं हम मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस, और इसमें अगर 2πf का हम गुणा कर देंगे तो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस आ जाएगा। तो देखिए प्राइमरी वाइंडिंग में जो आरएमएस वैल्यू होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, उसको हम क्या लिखते हैं, √2πf
फाई एम एन वन। तो यहाँ से अगर मुझे फाई एम निकालना हो तो फाई एम हम क्या लिखेंगे, देखो तो फाई एम हम लिखेंगे, देखिए E1 डिवाइड बाई √2 पाई N1 और NF। ठीक है, देखिए ये मैंने क्यों लिखा है, जब तक हम इंड्यूस्ड EMF E1 या फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करेंगे तब तक फाई एम फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। इसका मीन्स फाई एम तब तक कांस्टेंट रहेगा या फिर फाई एम तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि हम E1 में या फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं करते। देखो E1 का मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक हम सप्लाई वोल्टेज में चेंज नहीं करते या फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं करते तब तक फाई एम फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। देखो तो देखो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, अभी देखो हमें इक्विवेलेंट सर्किट में ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला, आप समझ जाओगे। अब देखिए हम वो केस लेते हैं जब हम ये बोल रहे हैं कि हमने लोड में कुछ भी कनेक्ट नहीं किया हुआ। इसका मीन सेकेंडरी साइड में हमने कोई लोड नहीं लगाया हुआ। तो जब हमने कोई लोड नहीं लगाया हुआ तो उस टाइम पे कोई भी I2 करंट नहीं होगी। तो उस टाइम पे प्राइमरी वाइंडिंग में केवल नो लोड करंट होगी I0। तो I0 के दो पार्ट आएंगे, एक तो IM और एक क्या आएगा IC। इस IM करंट की वजह से क्या आएगा, कोर में मेन फ्लक्स आता है क्या, फाई। मेन फ्लक्स क्या आएगा, फाई, जो इस कोर में फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहां तक अगर मुझे इक्विवेलेंट सर्किट बनाना हो नो लोड के केस में तो कैसा बनेगा, देखो तो प्राइमरी वाइंडिंग होगी जिसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं R1। प्राइमरी वाइंडिंग में रिएक्टेंस होगा जिसको हम लिखेंगे JX1। ठीक है, उसके बाद देखो ये नो लोड करंट होगा I0 जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट, ठीक है, जो क्या होता है XM, जिसमें करंट कितनी होती है, IM करंट होती है। ठीक है ना, IM करंट होती है। और दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट होता है RC, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस RC, जिसमें करंट कितना होगा, IC। ठीक है, तो ये नो लोड के केस में डायग्राम बन जाएगा। और अगर हमें प्राइमरी वाइंडिंग को बनाना हो तो हम यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग भी बना देते हैं। ये हो गई प्राइमरी वाइंडिंग। और हम सेकेंडरी वाइंडिंग बना देते हैं, तो ये हमने बना दी सेकेंडरी वाइंडिंग। देखो जब सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई लोड कनेक्ट नहीं है तो प्राइमरी वाइंडिंग में केवल नो लोड करंट होगा। अब देखो, अब हमने क्या किया, लोड कनेक्ट कर दिया सेकेंडरी साइड में। तो लोड के कनेक्ट होते ही सेकेंडरी साइड में एक लोड करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। कितना करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, I2 करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना। इस I2 की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग का एक खुद का फ्लक्स होगा। वो जो सेकेंडरी वाइंडिंग का फ्लक्स होगा वो मेन फ्लक्स का अपोज करेगा। तो हम ये मान लेते हैं इस सेकेंडरी वाइंडिंग की वजह से जो फ्लक्स आया वो φ2 आया। ठीक है, जो मेन फ्लक्स फाई का क्या करेगा, अपोज करेगा। इसका मतलब इसको क्या करेगा, कम करेगा। लेकिन चूंकि हमने सप्लाई वोल्टेज में कोई चेंज नहीं किया है और ना ही हमने फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज किया है, तो जब हमने अगर सप्लाई वोल्टेज में चेंज नहीं किया है इसका मतलब फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। तो फ्लक्स, चूंकि देखो यहाँ फ्लक्स कम हो गया, तो फ्लक्स के कम होने का ये प्राइमरी वाइंडिंग क्या करेगी, अपोज करेगी अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। तो इसीलिए क्या होगा, प्राइमरी साइड एक एक्स्ट्रा करंट सप्लाई से ले लेगी। इस सप्लाई से प्राइमरी साइड एक एक्स्ट्रा करंट ले लेगी। कितना करंट, उतना करंट लेगी जिससे प्राइमरी वाइंडिंग इस φ2 फ्लक्स को जनरेट कर सके, जिससे कि टोटल फ्लक्स फाइनली क्या रहेगा, फाई। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, नो लोड के केस में जो टोटल फ्लक्स था वो कितना था, फाई। तो नो लोड के केस में फ्लक्स कितना था, फाई। अब हमने क्या किया, लोड लगा दिया। उस लोड की वजह से जो फ्लक्स आया वो मेन फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज करेगा, जिसकी वजह से ये फ्लक्स आ गया φ2। लेकिन चूंकि सप्लाई वोल्टेज में हमने कोई चेंज नहीं किया है तो इसका मीन्स ये फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहिए। तो प्राइमरी वाइंडिंग एक एक्स्ट्रा करंट सप्लाई से ले लेगी। वो एक्स्ट्रा करंट क्या करेगी, इस प्राइमरी वाइंडिंग में उतना एमएमएफ जनरेट कर देगी जिससे कि उतना फ्लक्स आ जाए जितना कि सेकेंडरी वाइंडिंग में आया है। इसका मतलब प्राइमरी वाइंडिंग की वजह से भी φ2 फ्लक्स जनरेट हो जाएगा।
ठीक है, जिससे टोटल फ्लक्स फाइनली कितना रहेगा 5। इसका मीन्स फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ। अब देखिए इस I2 करंट की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में एमएमएफ कितना होगा, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में एमएमएफ होगा N2 I2, होगा या नहीं होगा। देखो अब देखो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या करेगी, उतना ही एमएमएफ जनरेट कर देगी, जिससे कि इस एमएमएफ की वजह से N2 I2 एमएमएफ की वजह से फ्लक्स कितना आया था, Φ2 फ्लक्स आया था। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या करेगी, उतना ही एमएमएफ जनरेट करेगी, जिससे कि उतना ही एमएमएफ जनरेट करेगी जिससे कि उतना ही फ्लक्स जनरेट हो। समझ आ गई बात। देखो N2 I2 अगर N2 I2 एमएमएफ की वजह से Φ2 फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है, तो यहां जो एमएमएफ आएगा N1 I1 डैश, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग में एमएमएफ आया इसकी वजह से भी Φ2 फ्लक्स ही जनरेट होगा। इसका मतलब सेम फ्लक्स को जनरेट करने के लिए एमएमएफ भी क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, N1 I1 डैश बराबर N2 I2, जहां पे I1 डैश क्या होता है, तो जब लोड पे करंट होगी, इसका मीन्स ये जो प्राइमरी करंट है I1, इसके दो पार्ट होंगे, एक तो होगा I0 और दूसरा पार्ट क्या होगा, इसका दूसरा पार्ट होगा I1 डैश। तो ये I1 डैश करंट क्या है, ये I1 डैश वो करंट है जो क्या करेगी, काउंटर करेगी। काउंटर किसको करेगी, सेकेंडरी वाइंडिंग करंट से आने वाले फ्लक्स को। समझ आ गया क्या कह रहा हूं मैं। इसका मीन सेकेंडरी वाइंडिंग की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है उस फ्लक्स को काउंटर करेगी, उस फ्लक्स का अपोज करेगी। कौन सी करंट, कौन सी करंट, I1 डैश। तो I1 डैश कौन सी करंट होती है, काउंटर बैलेंस करंट। ठीक है, तो I1 डैश क्या है, काउंटर बैलेंस करंट, काउंटर बैलेंस करंट। तो I1 डैश कौन सी करंट है, काउंटर बैलेंस करंट, जो कि इस Φ2 फ्लक्स को नेग्लिजिबल करने के काम आएगी, रिमूव करने के काम आएगी, कंपेंसेट करने के काम आएगी, काउंटर बैलेंस करने के काम आएगी। समझ आ गई आपको बात। इसीलिए देखिए हम जब यहाँ से लिखते हैं तो हम I1 डैश अगर मुझे निकालना हो तो I1 डैश क्या होगा, तो I1 डैश बराबर होगा N2 अपॉन N1 और I2। ये रिलेशन देखो हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ से हम रिलेशन देखो पहले ही देख चुके हैं कि N2 अपॉन N1 क्या होता है, ये होता है देखो I1 अपॉन I2। तो यहाँ पे I1 की जगह क्या है, I1 डैश। तो इसका मीन्स अब I1 करंट में दो कंपोनेंट, एक तो I0 होगा और एक I1 डैश। देखिए ये करंट I0 हो गया, इसका मतलब यहाँ जो करंट जाएगी वो कितनी होगी, I1 डैश। तो I0 और I1 डैश मिलके तब प्राइमरी वाइंडिंग में करंट कितना बनाने वाली है, I1 करंट। देखो सेकेंडरी साइड में चूंकि हमने लोड कनेक्ट किया हुआ है और सेकेंडरी साइड में रेजिस्टेंस कितना है, देखो इसको मिटा देता हूं मैं यहां से। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस देखिए, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, कितना रेजिस्टेंस है, R2। सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने क्या लगा दिया, इंडक्टेंस लगा दिया, कितना है ये, X2। और हमने यहाँ क्या लगा दिया, लोड लगा दिया। ठीक है, इस लोड की वोल्टेज कितनी है, V2, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो करने वाला है। ठीक है, देखिए इंड्यूस में हमें यहाँ दिखानी हो तो हम कैसे दिखा देंगे, देखो यहाँ से प्लस और माइनस के E2 हो जाएगा, और यहाँ जो वोल्टेज है V1, ये प्लस और माइनस अगर है तो E1 को देखो हम कैसे दिखाएंगे, तो E1 दिखाएंगे, देखिए इसके अपोजिशन में हम नहीं दिखाने वाले, क्योंकि हमने अभी बोला है कि जब भी हम फेजर डायग्राम बनाने वाले हैं तो हम यहाँ जो E1 दिखाएंगे उसको इसके अपोजिशन में नहीं दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो माइनस प्लस, इसका मीन्स माइनस प्लस। ठीक है, ये क्या करें, ये क्या वोल्टेज होगी, E1 वोल्टेज। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। तो ये क्या थी, IC, और ये क्या था, RC। तो ये E1 वोल्टेज हो गया। तो ये ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट निकलेगा। ठीक है।